मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज यहाँ से यानी कि जादवपुर बस स्टैंड से चलना शुरू करेंगी और करीब 6 किलोमीटर तक का सफर है जो कि तय किया जाएगा सीधा हाजरा तक। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करती हुई और यहाँ जन सैलाब के बीच में ममता बनर्जी सबका अभिवादन देती हुई, सबसे अभिवादन स्वीकार करती हुई, जनता का आक्रोश देखिए और जनता का समर्थन देखिए। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पर पैदल चलते हुए अपने अंदाज में पहुंची है और ठीक उसी तरह से रास्ता बनाती जा रही है जनता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले कई दशकों की राजनीति में हर बार सड़क से संसद, संसद से विधानसभा और फिर एक बार सड़क तक का सफर तय किया है, लेकिन इन सब के बीच में आज जब सड़क पर ममता बनर्जी चल रही है तो संदेश बड़ा साफ है कि राजनीति में ये शुरुआत है और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में राजनीति का तापमान पश्चिम बंगाल में कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। ये बताइए आपके लिए ईडी और टीएमसी का ये जो मुद्दा चल रहा है ये आपके लिए कितना महत्व रखता है? ये मुद्दा मैं दीदी जो भी कर रही है अच्छी कर रही है बंगाल के लिए, दीदी अच्छी कर रही है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? टीएमसी बनाम ईडी का जो मुद्दा है इस पर आपका क्या कहना है? टीएमसी बनाम ईडी के मुद्दे पर टीएमसी, ये जनता है, ये जनता यहाँ पर समर्थन करने आई है और समर्थन करने वालों का जो एक रवैया होता है या फिर जो उनका एक तरीका होता है बात करने का, सूरज दा देख के लग जाएगी आपको। सूरज दा को आपको बता दूं मैं, सूरज दा इस समय क्योंकि हम रैली में मैं सीधा चल रही हूँ इसलिए सूरज दा लगातार उल्टा चल रहे हैं, यानी कि हम तो सीधा चल रहे हैं लेकिन वो कैमरा लेके उल्टा चल रहे हैं और आपको फिर भी एकदम स्टेडी फ्रेम दे रहे हैं। ट्रैफिक है, दोनों तरफ गाड़ियां हैं, नाली है, लेकिन उन सबके बीच में आप तक ये तस्वीर पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि एनडीटीवी आपको हर समय, इलेक्शन का मतलब होता है एनडीटीवी, और हर वो तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे जो ज़मीन से आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। पर आज जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको दो बातें बता दूँ। पहला बात सिर्फ इस सड़क की नहीं है, बात इस मार्च की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अंदाज में आई, शांति गाड़ी से उतरी, गाड़ी से उतरने के बाद जब वो पैदल चलने लगी तो वहाँ स्थानीय लोग जो खड़े थे, जो समर्थक खड़े थे, उन्हें पहले समझ में ही नहीं आया कि यहाँ से उतर गई। दूसरा, ममता बनर्जी को जब भी यहाँ पर लोग देखते हैं तो वो ममता नहीं कहते हैं, ममता वो कहते हैं जिनकी उम्र अधिकतर 60 से अधिक होगी, अन्यथा जो भी उन्हें देखेगा उन्हें दीदी ही कहता है। तो जब बात आप अपनेपन की आती है, अपने घर के किसी व्यक्ति की आती है, तो फिर ममता बनर्जी के आसपास कोई नाम दिखता नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार मुद्दा ही ममता बनर्जी है और इसलिए बार बार कह रही है कि सरकार हम बनाने का सामर्थ्य रखते हैं और जनता हमारे साथ है, भले ही अभी ऐसा ना दिखे, पर ये मुद्दा क्योंकि वोटर के हाथ में होता है और वोटर ही फैसला लेगा कि जब चुनाव होंगे तब उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। एसआईआर होगा, महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, हिंदू मुस्लिम होगा या सिर्फ परिवर्तन होगा। देखिए, ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। 2011 नहीं 2009 से लगातार तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहीं से सोमनाथ चटर्जी को हराकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद में अपनी गूंज पहुंचाई थी। तब वो कांग्रेस की सांसद थी, लेकिन 98 से जब से तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ है, जब से तृणमूल कांग्रेस बनाई गई है और उनके नेतृत्व में ये पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब एक जगह या एक दिन में महसूस हो गया या फिर एक दिन पहुँच गई है। इसमें कई वर्ष लगे हैं, कई दशक लगे हैं। किसी भी पार्टी के बनने में, उसके स्थायी रहने में, उसके टिके रहने में बड़ी भूमिकाएं होती हैं और बड़े आंदोलन होते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर असम गण परिषद हो, किसी की भी बात आप कर लीजिए, लेकिन किसी आंदोलन के साथ इस तरह से जुड़े रहना, लगातार उसे जीवित रखना और फिर उस मुद्दे पर जनता का समर्थन लगातार हासिल करते रहना, तो ये बड़ी बात होगी। देखिए, एक डेलीगेशन गया है मिलने के लिए, जो राज्यपाल से मिलने गया है। दोपहर 1 बजे के आसपास ये बैठक हुई है और इस बैठक के साथ साथ ये भी साफ हो गया है कि राज्यपाल तक जाना, उनसे बात करना, उनको पूछना, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं इस समय जिस सड़क पर चल रही हूँ, इस सड़क में ये पहला आंदोलन या पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री यहाँ से चल रही हैं। जब भी चली है मुद्दा बड़ा कर दिया है और मुद्दा इतना बड़ा कर दिया है कि उसका सरकार या परिवर्तन में बड़ी भूमिका हो गई है। जादवपुर वही इलाका है जहाँ से बुद्धदेव भट्टाचार्य जीतते थे, तो ऐसे में लेफ्ट के बास्टियन में आकर, यानी कि लेफ्ट के गढ़ में आकर लेफ्ट को परास्त करना उनकी ये खासियत रही है, हमेशा ऑफेंसिव रही है। डिफेंसिव ममता बनर्जी के नेचर में नहीं है। और शायद यही वजह है कि जब हम इस समय भी बात कर रहे हैं राजनीति की, तो मुझे भी यहाँ पर चलते चलते सांस फूलने लगती है। आसान नहीं होता है, लेकिन वो तो चल रही हैं और अपनी स्पीड से चल रही हैं और वो तो डेली
6 किलोमीटर का सफ़र है, खाली चलूँ तो चल भी जाऊँगी, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं ना तब तो आपको जवाब ये भी बताना ज़रूरी होगा कि जब हम इन सड़कों पर चलते हैं, आज जब राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में बड़ा दिलचस्प हो जाता है ये समझना कि ये बात सड़क की नहीं है, ये बात एक आंदोलन की है जिसे ममता बनर्जी ने भले ही विरोध प्रदर्शन के शक्ल में शुरू किया हो, लेकिन मुद्दा बड़ा हो जाएगा। इसमें आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। बीजेपी ने कल साफ कहा कि भाई ये एक एजेंसी का काम है, एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें बीजेपी कहाँ है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद सीधा गृह मंत्री के दफ्तर पहुंचे। तो बात भले ही एजेंसी की हो, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, इसलिए ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठा के सीधा तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी कर दिया, न कि तृणमूल कांग्रेस बनाम ईडी। राजनीतिक तौर पर कानूनी लड़ाई में ईडी बनाम टीएमसी है। देखिए, दो बातें हैं। पहला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का साफ कहना है कि ये कार्रवाई एक कोल स्कैम के तहत है, जिसमें हवाला और बाकी सारी बातें आई थी, जिसके आधार पर प्रतीक जैन के घर और उनके दफ्तर, जो कि आईपैक का दफ्तर है, वहां पर ईडी ने रेड की थी। वहां पर पहुंचने के बाद जब सुबह 7 बजे से 10 बजे के आसपास तक ये रेड चली है, उसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी की रेड के दौरान वहां पहुंची है। वहां से कागजात लेकर और उसके साथ साथ लैपटॉप वगैरह लेकर वहां से निकली है, जिसे कहा जा रहा है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी के कार्य के बीच में उसे खलल डालने का प्रयास भी करके देखा जा सकता है, या फिर उसे रोकने का प्रयास के तौर पे देखा जा सकता है। पर इन सब के बीच में राजनीति गरमा रही है। राजनीति इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले 2-3 महीने में चुनाव होने हैं, और अब सबका ये कहना है कि ये इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आईपैक तृणमूल कांग्रेस की पूरी राजनीतिक स्ट्रैटेजी और उसके साथ साथ उनका सोशल मीडिया और बाकी सारे काम देखती थी, जिसकी वजह से 2021 में जो बड़ी जीत हुई है और अब 2026 की जीत की तैयारी तृणमूल कांग्रेस कर रही है, उसे रोकने के लिए ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी इंस्ट्रक्शन पर ईडी ने कार्रवाई की है। देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट में आज जब सुनवाई हो रही थी तो ईडी पक्ष से और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष से कल्याण बैनर्जी थे और ईडी के पक्ष से वर्चुअल हियरिंग में उनके वकील थे। लेकिन जब बात इतनी ज्यादा तल्खी होगी तो उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अभी सुनवाई को स्थगित किया जा रहा है और 14 तारीख को इसकी सुनवाई दोबारा होगी। वाद विवाद होता रहता है और कोर्ट में इसकी तो संज्ञा ही अलग हो जाती है। लेकिन आज जिस तरह से बहस हुई है उससे एक बात तो साफ है कि अभी ये लड़ाई लीगल कानूनी तौर पर कई गुना ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक और ईडी अपना पक्ष रख रही है कि जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया वो सही नहीं था, तो वहीं दूसरी ओर कल्याण बनर्जी अपना पक्ष रख रहे हैं, ये बताते हुए कि जो हुआ है वो ईडी की तरफ से एक राजनीतिक मंसूबे की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में राजनीति हो रही है, लेकिन उससे कानूनी दांवपेच के जरिए जिया जा रहा है। देखिए, इसको मामले को और आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तारीख पर तारीख मिलती है तो आज से लेकर 14 तारीख तक का समय अगर 5 दिन का भी होता है तो ये बहुत बड़ा समय हो जाता है। ईडी अपनी कार्रवाई आगे कैसे करेगी, आगे किस तरह से करेगी, क्या अगर कहीं और रेड करनी होगी तो क्या उसको फिर से इस तरह का सामना करना पड़ सकता है, ये सारे सवाल ईडी के मन में है, जिसकी वजह से अब ईडी तो कई जगह पर यह भी कह रही है कि हो सकता है कि संभवतः इस पूरी प्रक्रिया की भी एक और जाँच हो कि आखिरकार मुख्यमंत्री जब वहाँ आई तो वो कौन से दस्तावेज लेकर निकली और उन्होंने जो दस्तावेज लिए हैं क्या उसका सीधा असर हियरिंग उनके यानी कि उसके मामले पर पड़ रहा है, जो आईपैक के खिलाफ यानी कि प्रतीक जैन के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेट कर रही है ईडी इस समय। देखिए, जादवपुर की बात होती है ना, तो जादवपुर सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं जाना जाता है। आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी सुनी है। मैं ज़रा सूरजदास से कहूँगी आपको ज़रा तस्वीरें भी दिखाते रहें। यहाँ पर ये जो लोग कतारबद्ध तरीके से जा रहे हैं, कोई बाइक पर आ रहा है, देखिए आपको मैं तिरंगे यहाँ पर आपको लगातार तृणमूल कांग्रेस के झंडे भी दिख रहे हैं, कोई बाइक पर है, कोई पैदल चल रहा है, महिलाओं की संख्या है। लकीर भंडार दिया है ना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जिसमें 1000-1200 रुपये महिलाओं को मिलते हैं प्रति माह, उनके घर तक पहुँचते हैं, उनके अकाउंट में पहुँचते हैं। ऐसे में आप महिला वोट बैंक की बात कर लीजिए या फिर आज यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की इस लड़ाई की जिसकी वो तस्वीर दिखा रही है। जब सड़क पर मार्च हो तो सिंगूर हो या नंदीग्राम हो या फिर कोई भी आंदोलन हो, ममता बनर्जी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम बतौर फाइटर दर्ज कराया है और एक ऐसी नेत्री के तौर पर जिसने जब भी सड़क से अपना आंदोलन शुरू किया है तो जीत की तरफ आगे बढ़ी है। इस बार लड़ाई कानूनी भी है, इस बार लड़ाई दांवपेच वाली भी है, इस बार लड़ाई स्ट्रैटेजी की है, इस बार लड़ाई सोशल मीडिया की है। लेकिन क्या इन सब के साथ ये जो हजारों की भीड़ चल रही है वो कितनी आज यहाँ पर कारगर है कि शहर की भीड़ है, शहर के आसपास की भीड़ है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप वोट की बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है, और जनता बखूबी जानती है कि वो जनार्दन का स्थान किसे देगी, क्योंकि एक वोट किस पर चोट और किसके लिए वो पूरी तरह से गेम चेंजर हो जाएगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना इस बार। देखिए, मैं आपको मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको जरा आंकड़ों के साथ बताती हूँ। 2016 में नारदा और शारदा बहुत बड़ा मुद्दा था।
ऐसे बहुत सारे प्रदर्शनकारी थे जो लगातार महीनों तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब बात करप्शन की आती है तो ऐसा लगता है कि बंगाल का वोटर करप्शन के मुद्दे को देखता है, समझता है, लेकिन वोट हो सकता है उस मुद्दे पर होता है कि नहीं। पर इस बार 3 मुद्दे बहुत जरूरी होंगे। पहला होगा एसआईआर के आधार पर वोटों की संख्या यानी वोटरों की संख्या जो बदल रही है वो किस तरफ जाएगी। क्या जो मृत वोटर हैं या जो छप्पा या रिगिंग वोटिंग हमेशा कही जाती है पश्चिम बंगाल में, सरकार किसी की भी हो, वो इस बार कितना असरदार होगा, उसका हट जाना, उसका कम होना। दूसरा, हिंदू और मुसलमान, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जमीन पर भले ही इस पर बातचीत हो रही हो, दिख न रहा है, लेकिन सुगबुगाहट जरूर है क्योंकि एक और बाबरी मस्जिद है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का महाकाल मंदिर, दुर्गा प्रांगण और उसके साथ साथ जगन्नाथ मंदिर जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है इसे। तो ये हुई दूसरी बात। और तीसरा, महिला वोटर इस बार और युवा वोटर क्या फैसला लेगा, इसके आधार पर जीत और हार दोनों निश्चित हो जाएगी। पर दूसरी जो इन सबसे परे बात है वो ये कि इस बार जितना तेज तृणमूल कांग्रेस अपनी गति बढ़ा रही है, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जमीन पर अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। क्या इसका असर होगा? 2021 की हार के बाद से कई बार ऐसा सवाल किया गया कि जब लोग मार खा रहे थे तो बीजेपी के नेता कहाँ थे, लेकिन इस बार जो जमीनी स्तर पर तैयारी हो रही है, जो जमीनी स्तर पर बातचीत हो रही है या फिर सब लोगों से मिलने की कोशिशें की जा रही है, उसका क्या असर होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगूर जाएंगे और सिंगूर वो जगह है जिसने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक के सफर बनाने तक का पूरा रास्ता तय कर दिया। कि ममता बनर्जी जब जमीन पर उतरती है ना या फिर सड़क पर उतरती है आंदोलन करने के लिए, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि पिछली बार 2021 के चुनाव में कहा गया था बांग्ला नीजर मेके चाय, और ये बखूबी सबको पता था कि बांग्ला नीजर मेके चाय का क्या असर हुआ था जमीनी स्तर पर। यानी कि जब बात भाषा की होती है, जब बात अपनेपन की होती है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बड़ा चेहरा किसी और पार्टी के पास बंगाल में नहीं है, और यही वजह है जो सबसे बड़ी चुनौती बनता है। पर ऐसे भी कई चुनाव हुए हैं जहां पर बिना चेहरे के चुनाव जीता गया है, क्योंकि जब जनता फैसला लेती है तो कुछ भी कर देती है। ठीक उसी तरह से जैसे 2006 में लग रहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन जाएंगी, लेकिन बनते बनते वापस वाम मोर्चा की सरकार आ गई। ठीक उसी तरह से 2011 की बात कर लीजिए, 16 की बात कर लीजिए, 21 की बात कर लीजिए और 26 की। 26 का चुनाव पहले से कई गुना ज्यादा अलग होगा, क्योंकि इस बार बात सोशल मीडिया की होगी, इस बार बात कानूनी लड़ाई की होगी, और इस बार एक ऐसे ऑपोजिशन की होगी जो पहले से कई गुना ज्यादा तैयारी से है। लेकिन क्या ममता बनर्जी का करिश्मा पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर आता है, या फिर उसमें कोई इजाफा होता है या कोई परिवर्तन होता है, ये बताएगा कि बंगाल में परिवर्तन होगा कि नहीं। ये आपने खुद ही जवाब दे दिया है, यदि तो डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे। ममता बनर्जी किसी के साथ का इंतजार नहीं करती हैं, मुद्दे का इंतजार नहीं करती हैं। कभी कभी तो एक सामान्य सी बात को ऐसा मुद्दा बना देती हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिरकार हुआ क्या। ईडी की रेड्स पहले भी हुई हैं, कई और जगह हुई हैं, लेकिन किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का वहां जाना और उसका इतना बड़ा मुद्दा बन जाना और फिर उसका सड़क पे उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करना और उसकी कानूनी लड़ाई को लड़ लेना, जिसमें खुद अपना नाम भी दे देना, ऐसा भारत में नहीं हुआ है। इसलिए जब बात ममता बनर्जी की होती है तो आपको ये समझना होगा कि आज भले ही ये एक मुद्दा हो, कल ये मुद्दा कितना बड़ा होगा, ये कभी कभी वो फैसला ले लेती है या परिस्थितियां फैसला लेती हैं, ये आज तक किसी के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं आपको जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से जरा सा आपको कैमरा घुमाकर आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको तृणमूल कांग्रेस के ये सारे समर्थक और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जय माला लगाते हुए, और आगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनका नेतृत्व करते हुए करीब 3 किलोमीटर तक की ये भीड़ आपको नजर आ रही है और 6 किलोमीटर तक का सफर तय किया जाएगा। जादवपुर एडवी बस स्टैंड से ये जो सफर शुरू हो रहा है ये सीधा हाजरा तक जाएगा, और भीड़ देखिए, एक और हाथ में परचम, दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर है और उनके साथ यहाँ पर शांति समाज करते हुए ये सारे कार्यकर्ता। अभी तक जिस तरह से हमने देखा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा अपनी तरह से सड़क से संसद हो या संसद से विधानसभा तक का सफर हो और फिर मुख्यमंत्री बनने का सफर हो, एक और रास्ता चल रहा है, दूसरी ओर ये भीड़ चल रही है, और ये भीड़ समर्थकों की भीड़ है जो आज यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल जो ईडी का विरोध किया वो सही था। पर इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि एक और जो ये भीड़ है, अभी कानूनी लड़ाई बाकी है, ये तय होना बाकी है कि आखिरकार क्या हुआ, जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं, वो संविधान की दृष्टि से क्या उसे सही माना जाएगा, क्या उसे किस तरह से करार दिया जाएगा। पर इन सबके बीच में आपको आज जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है
और ये सब यहाँ पर 8वीं बस स्टैंड से हाजरा की तरफ जाएंगे। महत्वपूर्ण है ये। दक्षिण कोलकाता को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहली विजय भी यहीं से शुरुआत की थी अपनी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 90 के दशक में सोमनाथ चटर्जी को जब परास्त किया था तो वो यही जादवपुर सीट थी। और जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने, जिसे लगातार आंदोलन की भूमि कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर एक और आंदोलन की यूनिवर्सिटी है। तो वहीं यहाँ पर सामने सड़क पर चलते हजारों कार्यकर्ता जो आज इस लड़ाई में अपनी भूमिका को और ज्यादा महत्व देने के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए, समझना जरूरी होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होती है तो सबसे बड़ा नाम भी उन्हीं का आता है, क्योंकि लेफ्ट की 35 वर्षों की सरकार को परास्त करना इतना आसान नहीं था। जो किया है, तो आज अब 15 वर्षों के बाद एक बार फिर से वो जनता जनार्दन के सामने होंगी और जनता फैसला करेगी जीत किसकी है।